चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान का किन आधारों पर आलोचना किया जाता है, क्यों भारतीय संविधान को आलोचक जो भारतीय संविधान का आलोचक हैं वो किन बेसिस पर, किन आधारों पर इसकी आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान की आलोचना होती है वो है आकार को लेकर। कहा जाता है यह भीमकाय बहुत बड़ा संविधान है। आप मूल संविधान में देखेंगे तो 395 अनुच्छेद थे, जबकि अमेरिकी संविधान जब बना था उस समय मात्र शायद 7 अनुच्छेद था। और समय के साथ इसमें संशोधन होता गया और संविधान का आकार बढ़ता गया है। इसलिए संविधान के आकार को लेकर के बार बार आलोचना होता रहा है कि भारतीय संविधान का आकार बहुत बड़ा है। दूसरा कारण है कि जिस संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया उसके बारे में कहा जाता है कि वो संप्रभु इकाई नहीं थी। क्यों संप्रभु इकाई नहीं थी? क्योंकि कहा जाता है कि उसका संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन अधिनियम के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर के साथ हुआ था, आधार पर हुआ था। इसलिए भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। तो दूसरा इस आधार पर आलोचना किया जाता है। तीसरी आलोचना किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि भारतीय संविधान 1935 का कार्बन कॉपी है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने आधार बनाया है भारत शासन अधिनियम 1935 को, और यह सही भी है कि भारतीय संविधान का 75% अंश भारतीय शासन अधिनियम 1935 से आया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी है भारतीय संविधान? ऐसा नहीं है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो भी संशोधन करने चाहिए थे उसे संशोधित करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम में इंडिया को एक फेडरेशन बनना था, जबकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में भारत को एक यूनियन बनाया। तो यह कहना कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी है भारतीय संविधान, यह गलत है। चौथी आलोचना की जाती है कि कहा जाता है यह भारतीय संविधान गांधीवाद से दूर है। यानी गांधीवाद जो जिस विचारों को गांधी ने प्रसारित किया उन विचारों का समावेश गांधी भारतीय संविधान में नहीं किया गया। उदाहरण के लिए आप देखेंगे गोवंश या गाय की हत्या या काउ स्लॉटर, इसके गांधी जी सख्त विरोध से। गांधी जी ने तो एक बार यह भी कह दिया था कि देश की स्वतंत्रता में भले कुछ देरी हो जाए लेकिन गौ हत्या को रोकना होगा। लेकिन आप देखेंगे भारतीय संविधान में गौ हत्या को रोकने संबंधी प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में किया गया है जो इन्फोर्सेबल नहीं है। और आज भी भारत के पूरे भारत में कुछ स्टेट को छोड़ दें तो लगभग गौ हत्या चालू है और हो रही है, खुलेआम हो रही है। हैदराबाद चले जाइए, लक्षद्वीप चले जाइए, बंगाल चले जाइए, खुलेआम गोवंश की हत्या हो। वैसे ही ग्राम स्वराज की जो बात कही गई गांधी जी, वो मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। 73वां 74वां संशोधन किया गया है संविधान में, तब जाकर के पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो गांधीवाद से दूर है यह संविधान, ऐसा कह करके आलोचना की जाए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आप देख लीजिए कि संपत्ति जिसकी है उसका मालिक वो नहीं है, वो तो केवल ट्रस्टी है, जनता की संपत्ति है वो, तो उससे भी दूर है। और एक आलोचना की जाती है, भारतीय संविधान को हेवन ऑफ लॉयर्स कहा जाता है या वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों के स्वर्ग कहने का क्या मतलब है? संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा कि भविष्य में यह संविधान वकीलों के लिए बहुत ज्यादा कार्य उत्पन्न करेगा। ऐसा क्यों? आप देखेंगे कि संविधान के कई ऐसे प्रावधान हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में 19
19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। लेकिन आप देखेंगे कि 6 ऐसे आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत की एकता और अखंडता के हित में सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक सकती है। अब भारत की एकता और अखंडता की व्याख्या इतनी व्यापक है कि सरकार उसको जब चाहे जैसे चाहे उसको व्याख्यातित कर सकती है। तो ऐसे में 19(1) लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। पुनः कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है तो वहां अपने अधिकारों के लिए जाना पड़ेगा, तो वकीलों का कार्य है। ठीक वैसे ही अपने पर्व त्योहारों को अपने हिसाब से मनाने की सबको छूट है, जबकि कोर्ट ने यह व्याख्या में निकाला है कि स्वच्छ वायु का अधिकार आर्टिकल 21 के अधीन जो है एक फंडामेंटल राइट है। अब दीपावली पर पटाखे छोड़ने हैं तो कोर्ट यह कहता है कि इससे स्वच्छ वायु का अधिकार, प्रदूषण फैलेगा, इसलिए स्वच्छ वायु का अधिकार बाधित होगा। वैसे ही फंडामेंटल राइट लोगों को प्राप्त हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में कहा गया है कि राज्य नीति निर्माण करते समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स को ध्यान में रखेगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला देख लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना कॉन्ट्रडिक्टरी विषय है जिसका फंडामेंटल राइट से सीधे टकराव होता है। तो ऐसे में आपको सुप्रीम कोर्ट ही व्याख्या करेगा कि कानून कौन सा पार्ट सही है या क्या है, क्योंकि कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त किया है संविधान में। तो ऐसे में होता यह है कि इन सभी मामलों के लिए वकीलों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया कि ये वकीलों का स्वर्ग है। हालांकि ये आलोचनाएं हैं, कुछ भी दुनिया का कोई भी चीज आलोचना रहित नहीं है, लेकिन इन आलोचनाओं का तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय संविधान में कुछ खामी है, ऐसा नहीं है। संविधान निर्माण के बाद से लेकर आज तक हर परिस्थिति में हमारे संविधान ने अपने आप को साबित किया है। चीन आक्रमण, हमारे देश की स्वतंत्रता को छीन लेने बाद पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया। हर परिस्थिति में संविधान ने अपने आप को ढाला है और देश की शासन तंत्र को संभाले रखा है। इसलिए आप देखेंगे कि 1947 के बाद भारत के साथ कई राष्ट्र आजाद हुए और उनके संविधान बनने के कुछ ही दिन बाद लुढ़क गए, लेकिन भारत का संविधान अपने आप को हर परिस्थितियों में साबित किया है और इसीलिए भारतीय संविधान को विश्व के महानतम संविधान में गणना की जाती है। आशा करते हैं कि भारतीय संविधान की आलोचना किन आधारों पर की जाती है या आलोचना का जो बुनियाद है, इस संदर्भ में आपको जानकारी मिल गई होगी।